हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉर्मुलेट करते हैं, जो फॉर्म करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जैसे कि पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो हर एक ह्यूमन बीइंग में, हर लगभग सभी एनिमल्स में अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसा डिफरेंशिया, पेयर ऑफ सेमिनल साइकिल, पेयर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो जनरली किसी भी एनिमल में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो हम अपने पूरे ही लेक्चर में इन सारे ही स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी है अपने सिलेबस में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। तो अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है ये? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, या प्राइमरी गोनैड है। ठीक है, और टेस्टिस जो है इसे हम क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब देखो, अगर हम टेस्टिस की अगर नॉर्मली बात करें तो जनरली टेस्टिस का जो वेट है, ठीक है, ये कितना है? अराउंड 15 टू 19 ग्राम। ठीक है, एंड इट मेजर्स 3 to 5 सेंटीमीटर। 3 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करें टेस्टिस की पोजीशन की, ठीक है, तो टेस्टिस का जो पोजीशन है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है अपने टेस्टिस का? सारे ही मेल इंडिविजुअल में टेस्टिस कुछ इसी तरह की से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो टेस्टिस की जो पोजीशन है दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है मदर बॉडी में, ठीक है, तो अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 7th वीक पे, ठीक है, 7th वीक पे टेस्टिस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो टेस्टिस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, जो टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा है, वो होता है अंडर द TDF जीन। ठीक है, अंडर द TDF जीन, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, जो प्रेजेंट होता है किस पे? Y क्रोमोसोम पे। जो प्रेजेंट होता है किस पे? Y क्रोमोसोम पे। ठीक है, बट अभी यहां पे सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जो भी टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा है, वो टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा है अंडर दी TDF जीन, और TDF जीन कहां प्रेजेंट है? Y क्रोमोसोम पे। ठीक है, अभी TDF जीन किस तरह से एक्ट कर रहा है, Y क्रोमोसोम क्या है, ये सब कुछ हम देखेंगे जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और TDF जीन आएगा जो हम लिंकेज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बट अभी यहां पे सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि टेस्टिस का डेवलपमेंट होना है एट द स्टार्टिंग ऑफ 7th वीक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TDF जीन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब देखो टेस्टिस की जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। ठीक है, कैसी होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। ठीक है, अब देखो जब एम्ब्रियोनिक टाइम पे टेस्टिस का डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है, तो उसी एम्ब्रियोनिक टाइम इंटरवल में, ठीक है, उसी एम्ब्रियोनिक टाइम इंटरवल में इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है, IUL के 7th मंथ पे, ठीक है, 7th मंथ के डेवलपमेंट में टेस्टिस जो है ये बॉडी से बाहर डिसेंड हो जाता है। बॉडी से बाहर डिसेंड हो जाता है, डिसेंड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, at the 7th month of intrauterine life testis descend outside the body। ठीक है, अब देखो ये टेस्टिस जो एब्डोमेन से बाहर डिसेंड किया है जिसने अपने 7th मंथ में, ठीक है, ये टेस्टिस अब प्रेजेंट कहां पे हो जाता है? एक पाउच में, एक पाउच ऑफ स्किन में, और इस पर्टिकुलर पाउच ऑफ स्किन को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं हम? स्क्रोटम। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी बात कि इस टेस्टिस में, टेस्टिस को हम क्या बोल रहे थे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि टेस्टिस ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, बट देखो
स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो उसकी कंडीशन क्या है कि जितना अपनी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब देखो ये टेस्टिस बॉडी से बाहर इसलिए भी सिचुएट होता है ताकि इस टेस्टिस का अपना टेम्परेचर इस बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 4 डिग्री सेल्सियस क्या रहे, कम रहे। 2 to 4 डिग्री सेल्सियस क्या रहे, कम रहे। अब इसी 2 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इसलिए प्रोवाइड किया जाता है टेस्टिस में क्योंकि बॉडी के 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बाद के कम होने की वजह से ही स्पर्म की प्रॉपर फॉर्मेशन हो पाती है इन टेस्टिस, ठीक है। मतलब सीधी सी कहने की बात ये है कि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 2 to 4 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो उसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस जो है ये क्या हो जाता है, एब्डोमेन से बाहर डिसेंड हो जाता है और सिचुएट हो जाता है इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम, ठीक है। अब देखो इसके अलावा जैसे क्या है कि सीजन वेरी होते हैं, एक अपने पास है समर सीजन और दूसरा है विंटर सीजन, ठीक है। तो अब देखो कभी कभी क्या होता है इन दोनों ही समर और विंटर की कंडीशन में, ठीक है, क्या होता है कि ये टेस्टिस जो है, ठीक है, ये बॉडी के थोड़ा क्लोज भी हो सकता है, बॉडी के थोड़ा क्लोज आ सकता है और बॉडी से थोड़ा दूर चला जाता है इन विंटर एंड समर कंडीशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो जैसे विंटर की कंडीशन में क्या होगा कि जो स्क्रोटम है, ठीक है, ये क्या कर जाएगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे स्क्रोटम ने थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, टेस्टिस क्या हो जाएगा, एब्डोमेन के थोड़ा पास चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह समर कंडीशन में क्या होगा कि स्क्रोटम की जो स्क्रोटम है वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब जैसे स्क्रोटम रिलैक्स होंगे टेस्टिस जो बॉडी से थोड़ा दूर हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो स्क्रोटम जो टेस्टिस में हो रहे हैं, ठीक है, वो जनरली हो रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्क्रोटल मसल्स, जो क्या करेंगे इस टेस्टिस को बॉडी के पास भी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बॉडी से दूर भी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे ये बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो, तो ये तो नॉर्मल टेस्टिस का इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा अगर हम टेस्टिस की बात करें, है ना, तो देखो आपने अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि वो अक्सर एक डायलॉग बोलता है, हाँ, कि मेरे अखरोट तोड़ दिए, है ना। अखरोट का मतलब क्या है कि ये जो टेस्टिस है ना, इट इज वॉलनट शेप्ड, वॉलनट और ओवॉइड शेप स्ट्रक्चर, ये कैसा है, वॉलनट और ओवॉइड शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो तो देखो ये स्क्रोटम जो है, ठीक है, ये स्क्रोटम जो है ये प्रेजेंट कहां है, जस्ट बिलो दी प्यूबिक सिम्फाइसिस, जस्ट बिलो दी प्यूबिक सिम्फाइसिस, या हम ये भी बोल सकते हैं दैट स्क्रोटम इज हैंगिंग जस्ट बिलो दी प्यूबिक सिम्फाइसिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस के भी कहां, एट द ग्रोइंग पार्ट, एट द ग्रोइंग पार्ट ऑफ थाइस, ठीक है, इन बिटवीन दी ग्रोइंग पार्ट ऑफ थाइस, ठीक है, वहां पे क्या है, स्क्रोटम जो है वो अपनी हैंगिंग पोजीशन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखो स्क्रोटम जो है, जो पूरी स्क्रोटल की वॉल है, जो पूरी स्क्रोटल की वॉल है, ये जनरली 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। आउटर रिंकल्ड स्किन, आउटर क्या है, रिंकल्ड स्किन, ठीक है। फिर इसके बाद प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बाद प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स, क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब देखो ये जो आउटर रिंकल्ड स्किन है, जो स्क्रोटम की जो आउटर लेयर होगी, ठीक है, ये कैसी होगी, थोड़ी सी रिंकल्ड होगी, ठीक है, कैसी होगी, थोड़ी सी रिंकल्ड होगी,
ठीक है। और इसी आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं सेबेशियस ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड के अलावा स्वेट ग्लैंड एंड कुछ नर्व भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है ऑन आउटर लेयर ऑफ स्क्रोटम, ये क्या करेगा? ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर प्रोवाइड करता है स्क्रोटम को, ठीक है। इसी तरह फेट ग्लैंड हम सभी जानते हैं, फेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ठीक है। नर्व्स तो जनरली किसी भी स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगी, यहां भी तो पूरे ही स्क्रोटम में नर्व फाइबर्स जो है, मतलब कि वैस्कुलरिटी जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये भी एक पर्टिकुलर रीजन है कि अगर स्क्रोटम में या टेस्टिस में जरा से भी शॉक लगता है, जरा से भी जर्क लगता है, तो अ ह्यूज इंटेंसिटी ऑफ पेन कॉज होता है, ह्यूज इंटेंसिटी ऑफ पेन जनरेट होता है मेल बॉडी में, ठीक है। और वो पेन इतनी इंटेंसिटी का हो सकता है जितना कि प्रेगनेंसी पार्चुरेशन के टाइम पे, लेबर पेन के टाइम पे, लेबर पेन के ड्यूरेशन में हो रहा होता है, ठीक है। तो जनरली इसीलिए स्क्रोटम में जनरेट हो रहे पेन की जो इंटेंसिटी होती है, इट इज द सेकेंड मोस्ट ड्रीडेड पेन इंटेंसिटी प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आफ्टर द पेन कॉज्ड ड्यू टू बर्निंग, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि टेस्टिस में शॉक या जर्क लगने की वजह से जो चोट होती है, जो दर्द होता है, ठीक है, वो दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक दर्द में से एक है, ठीक है। और वो इक्वल हो सकता है, इक्वल टू दी इंटेंसिटी ऑफ पेन विच हैज बीन जनरेटेड एट द टाइम ऑफ लेबर, ठीक है। बट अभी लेबर पेन वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे कि हम किसे बोल रहे हैं, लेबर पेन, पार्चुरेशन क्या होता है। बट अभी ध्यान में रखो कि स्क्रोटम की जो आउटर लेयर है, इट इज अ रिंकल्ड स्किन, ठीक है। और वहां पे प्रेजेंट क्या है? सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, बहुत सारे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। रिंकल्ड स्किन के बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो, इसके अलावा इन स्क्रोटल लेयर्स में, ठीक है, अब देखो क्या प्रेजेंट होता है? क्रीमेस्टर मसल्स एंड डार्टॉस मसल, ठीक है। डार्टॉस जो है ये इनवॉलंटरी मसल है, ये क्या है? इनवॉलंटरी मसल है, ठीक है। अब देखो, अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं। टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम से अटैच होता है, ये क्या होता है? स्क्रोटम की वॉल लेयर से अटैच होता है थ्रू अ फोल्ड, थ्रू अ मस्कुलर फोल्ड, जिसे क्या बोलते हैं? मेसोर्कियम, जिसे क्या बोलते हैं? मेसोर्कियम और ग्यूबरनेकुलम, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? मेसोर्कियम और ग्यूबरनेकुलम। अ फोल्ड थ्रू व्हिच टेस्टिस रेस्ट ऑन द चैम्बर ऑफ स्क्रोटल सैक इज कॉल्ड एज मेसोर्कियम और ग्यूबरनेकुलम, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो क्या है कि डार्टॉस मसल ये कैसी है? इनवॉलंटरी मसल है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक मसल और प्रेजेंट है, दैट इज क्रेमेस्टर मसल, ठीक है। अब देखो क्रेमेस्टर मसल जनरली क्या कर रही है? क्रेमेस्टर मसल जनरली जंक्शन पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? एट द जंक्शन, ठीक है। कौन सी जंक्शन? वो जंक्शन जिसके थ्रू ये पूरा स्क्रोटम एब्डोमिनल चैम्बर से कांटेक्ट में है, ठीक है। तो वो पूरा जंक्शन, वो पूरा कैनाल जिसके थ्रू स्क्रोटम जो है वो कम्युनिकेट करता है एब्डोमिनल चैम्बर से, उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो कैनाल थ्रू विच और पैसेज थ्रू विच स्क्रोटम और टेस्टिस कम्युनिकेट्स विद एब्डोमिनल चैम्बर इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल, ठीक है। अब इसी जंक्शन में प्रेजेंट होता है क्या? क्रेमेस्टर मसल। अब क्रेमेस्टर मसल जो है ये क्या करता है? ये सारे ही वेसल जो टेस्टिस से निकल रहे हैं उनको क्या करता है? उनको राउंड करने का काम करता है, ठीक है। इस तरह से, जैसे कि ये पर्टिकुलर वेसल है, ठीक है, जो एराइज का हुआ है टेस्टिस से एराइज हुआ, मान लो ये क्या था? ये टेस्टिस था और यहां से ये वेसल एराइज हुई है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि इस वेसल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जल्दी अभी ध्यान रखो कि वो वेसल जो टेस्टिस से बाहर जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं? वैसा डिफरेंशिया, ठीक है। तो वैसा डिफरेंशिया के अराउंड क्रेमेस्टर मसल जो है वो क्या हो जाता है? क्वाइल हो जाता है, और क्वाइल होकर क्या फॉर्म करता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड,
ठीक है, क्या फॉर्म करता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर चैम्बर से निकल कहा जाएगा एब्डोमिनल वॉल में, और फिर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होता हुआ वो सेमिनल वेसिकल में एंटर करेगा और सेमिनल फ्लूइड को रिसीव करने का काम करेगा। ठीक है, और फिर वहीं से जहां से ये पर्टिकुलर वेसल ने क्या किया था, सेमिनल फ्लूइड को रिसीव किया था, उसी के बाद से इसी पर्टिकुलर वेसल को हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान में रखो कि क्रीमेस्टर मसल जो है ये क्या करता है, ये वैसा डिफरेंशिया को कॉइल करने का काम करता है, क्या फॉर्म करता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। आगे बात समझे। अब इसके अलावा क्या है कि इस स्क्रोटम में एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है, स्क्रोटल सेप्टी। स्क्रोटल सेप्टी, ये स्क्रोटल सेप्टी क्या करता है, ये इस पूरे स्क्रोटम को, ये इस पूरे स्क्रोटम को दो चैम्बर में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, दो चैम्बर में डिवाइड करेगा, एक लेफ्ट चैम्बर और एक राइट चैम्बर। ठीक है, अब स्क्रोटल सेप्टी क्या कर रहा है, पूरे ही स्क्रोटम को दो चैम्बर में डिवाइड करने का काम कर रहा है, एक लेफ्ट चैम्बर और एक राइट चैम्बर। दूसरी बात ध्यान में रखो कि लेफ्ट चैम्बर में जो टेस्टिस है उसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है एज दैट ऑफ राइट स्क्रोटम। ठीक है, लेफ्ट पोजीशन ऑफ लेफ्ट टेस्टिस इज स्लाइटली बिलो देन द पोजीशन ऑफ राइट टेस्टिस। ठीक है, आगे ये बात समझ। ठीक है, तो ये तो अपना एक जनरल स्ट्रक्चर था टेस्टिस का। ठीक है, इसके अलावा हमें देखना है कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर, टेस्टिस किस तरह से फॉर्म हो रहा है, किस तरह से इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ठीक है, अब देखो मेजर ऑफ द एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इस स्क्रोटम के फॉरवर्ड मतलब कि इसके आगे ही प्रेजेंट क्या होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेनिस। ठीक है, तो जनरली पेनिस जो है ये प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। बट अगर हम कंगारू की बात करें, अगर हम कैंगारू की बात करें तो कैंगारू में क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रोटम जो है ये टेस्टिस के इन फ्रंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब कि स्क्रोटम जो है ये प्रेजेंट का होता है इन फ्रंट ऑफ पेनिस। ठीक है, स्क्रोटम जो है ये प्रेजेंट कहां होता है, इन फ्रंट ऑफ पेनिस इन कंगारू, व्हाइल इन ऑल अदर एनिमल्स पेनिस इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में टेस्टिस जो है ये जनरली कैसा रहता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, मैन, लॉयन। ठीक है, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जैसे कि ऑटर एंड लामा। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जब इनका ब्रीडिंग सीजन होगा, जब इनका ब्रीडिंग सीजन होगा तो टेस्टिस जो है ये एब्डोमेन से बाहर डिसेंड करेगा। जब ब्रीडिंग सीजन होगा तो टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से बाहर डिसेंड कर जाएगा, लेकिन जैसे ही इनका ब्रीडिंग सीजन खत्म होगा, ठीक है, ये टेस्टिस जो है जिसने बाहर डिसेंड किया हुआ था वो दोबारा से असेंड कर जाएगा इनटू द एब्डोमिनल चैम्बर, इनटू द एब्डोमिनल चैम्बर। ठीक है, इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जैसे कि प्रोटोथेरियंस, जैसे कि प्रोटोथेरियंस हो गए, एलिफेंट हो गए, शार्क्स। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो टेस्टिस है इट इज परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल, इट इज परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, कैसा है, परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल। आगे ये बात समझ। तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें टेस्टिस परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल होता है, जैसे कि प्रोटोथेरियंस हो गए, एलिफेंट हो गए एंड शार्क्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ टर्म्स देखते हैं।
एक टर्म है क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है, क्या है क्रिप्टोर्चिडिज्म। देखो क्रिप्टोर्चिडिज्म का सिंपल सा मतलब है अगर कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, कोई भी कंडीशन जिसमें क्या हो कि टेस्टिस ने बॉडी से बाहर डिसेंड नहीं किया है, बॉडी से बाहर डिसेंड नहीं किया है, मतलब कि टेस्टिस हैज बीन फेल्ड टू डिसेंड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। और ये पर्टिकुलर कंडीशन किसी भी मेल इंडिविजुअल में स्टेरिलिटी कॉज कर सकती है, ठीक है, ये क्रिप्टोर्चिडिज्म जो है ये जनरली क्या कॉज करता है स्टेरिलिटी, ठीक है। अगला टर्म है ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी का मतलब है कि अगर हम टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव कर दे रहे हैं, अगर हम क्या करते हैं टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। एक टर्म है कैस्ट्रेशन, ठीक है, कैस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब है क्रशिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे मेरे लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्रिप्टोर्चिडिज्म एंड ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है। तो जनरली पूरी बायोलॉजी में अगर कहीं किसी भी वर्ड के लास्ट में टॉमी वर्ड यूज हो रहा है तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं सर्जिकली रिमूव करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ, तो ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्टडी थी टेस्टिस की, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये है अपना टेस्टिस, ठीक है, जो रेस्ट करता है एट द पैड ऑफ स्क्रोटल सैक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं मेसोरियम और ग्यूबरनेकुलम, ठीक है। अब इसी टेस्टिस से, ठीक है, एक वेसल एराइज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं वेसा डिफरेंशिया, ठीक है। ये वेसा डिफरेंशिया क्या करता है, ये रिसीव करता है सेमिनल फ्लूइड को, ठीक है, फिर आगे ये जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड में और प्रोस्टेट ग्लैंड से ये होता हुआ ओपन होगा कहां इन पेनिस, ठीक है, एट द हेड ऑफ पेनिस, और उसे हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा ऑफ पेनिस, ठीक है। तो फिर अब पेनिस में ये रिसीव करता है किसको कॉर्पस ग्लैंड की सिक्रीशन को, ठीक है, और फिर बाहर ही हो जाता है इजैकुलेशन, ठीक है। तो ये सारे ही टर्म जो मैंने अभी बोले ये सारे स्ट्रक्चर सभी की स्टडी करनी है, ठीक है, तो सारे की ही स्टडी करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि टेस्टिस जो है ये इसकी पोजीशन कैसे है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक है, और ये एम्ब्रायनिक कंडीशन में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे 7th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ ये एब्डोमेन से बाहर आ जाता है, ठीक है, और सिचुएट हो जाता है इन स्क्रोटल सैक, ठीक है। और जो टेस्टिस का डिसेंड हो रहा है फ्रॉम एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटल सैक, ठीक है, तो ये जो डिसेंडिंग हो रही है ये हो रही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो जब हम एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन का फंक्शनिंग पढ़ रहे होंगे कि ये क्या काम करते हैं किस तरह से काम करते हैं तब देखेंगे तब दोबारा से, ठीक है। बट अभी हमें मेनली क्या पढ़ना है टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस जो है ये जनरली बना होता है 3 लेयर का, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, ठीक है। अब जो टेस्टिस का ये जो आउटर स्ट्रक्चर है जो आउटर लेयर है, ठीक है, इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस, क्या बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस, ठीक है। अब ये जो ट्यूनिका वेजाइनालिस है, ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा देखें ट्यूनिका वेजाइनालिस को तो ये जनरली 2 लेयर की बनी हुई है, इट इज अ बाइलेयर पेरिटोनियम सेल, ठीक है। और इस ट्यूनिका वेजाइनालिस की जस्ट बाद प्रेजेंट है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, क्या प्रेजेंट है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि ट्यूनिका वेजाइनालिस एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बीच में एक सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है सीलोमिक कैविटी, और इस सीलोमिक कैविटी में प्रेजेंट होता है सीलोमिक फ्लूइड,
क्या प्रेजेंट होता है? फेलोमिक फ्लूइड। और ये जो फेलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर फेलोमिक कैविटी में, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्लाइडिंग, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है। आगे बात समझो। तो जनरली टेस्टिस में जो स्लाइडिंग हो रही है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू फेलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट इन फेलोमिक कैविटी। और फेलोमिक कैविटी कहां प्रेजेंट है? इन बिटवीन ट्यूनिका वेजाइनालिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान दो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो लेयर है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो लेयर है, इससे कुछ सेप्टा एराइज होते हैं। क्या एराइज होते हैं? कुछ सेप्टा एराइज होते हैं, ठीक है। और ये सेप्टा क्या करेंगे? ये पूरे ही टेस्टिस को, ठीक है, ये पूरे ही टेस्टिस को बहुत सारे चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो सेप्टा एराइज हो रहा है कहां से? फ्रॉम ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये प्रोसीड होता है टुवर्ड्स द मिड रीजन ऑफ टेस्टिस, टुवर्ड्स द मिड रीजन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। और ये जो पूरा मिड रीजन है, इसमें जो चैम्बर की फॉर्मेशन है, ये इनकम्प्लीट चैम्बर है, ठीक है। मतलब कि ये टेस्टा जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से प्रोसीड कर रहा है, वो टेस्टिस के एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं गया हुआ है, ठीक है, बल्कि वो सेप्टा कैसा है? एक इनकम्प्लीट सेप्टा है। मतलब कि वो पूरे ही मिड रीजन को एक अलग, एक डिफरेंट चैम्बर में कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो, इन सेप्टा के प्रोसीड होने की वजह से टुवर्ड्स द मेडिस्ट्रियम पूरे ही टेस्टिस में अराउंड 200 to 300 चैम्बर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब जो चैम्बर बन रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉब्यूल्स या टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अब ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, ठीक है, ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो है ये सराउंडेड है बाय वन मोर टाइप ऑफ सेल, बाय वन मोर टाइप ऑफ सेल। और उसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैस्कुलोसा। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैस्कुलोसा, जो पूरे टेस्टिस की थर्ड लेयर है, ठीक है। अब देखो, इस टेस्टिस में जितने भी, मतलब कि अराउंड 200 to 300 और 250 to 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो बने हुए हैं, हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो है इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जो सराउंड हुआ है किसका? बाय ट्यूनिका वैस्कुलोसा। और हर एक चैम्बर में 2 to 4 येलोइश कलर बॉडी प्रेजेंट है, येलोइश कलर बॉडी प्रेजेंट है। और इस येलोइश कलर बॉडी को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे बात करें। अब अगर हम ईच टेस्टिस की बात करें तो हर एक टेस्टिस में, मतलब कि ईच टेस्टिस में अराउंड 900 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। 900 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे बात सर में टेस्टिस की तीनों ही लेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है। अब देखो, अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये कैसे है? स्मॉल येलोइश कलर बॉडी, ठीक है। और हर एक टेस्टिस में अराउंड 900 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन होनी है किसकी? मेल गैमेट की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहां होनी है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। आगे बात समझे। अब देखो, जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ये क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हर एक साइड से क्लोज्ड है। ये क्या है? हर एक साइड से क्लोज्ड है। बट टुवर्ड्स द मेडियस्टीनम रीजन, ये जो पूरा रीजन है इसे हम क्या बोल रहे थे? मेडियस्टीनम। बट टुवर्ड्स द मेडियस्टीनम हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक डक्ट एराइज होता है। क्या होता है? एक डक्ट एराइज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं?
एराइज हो रहा है फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सारे ही ट्यूबुलर इरेक्टी प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स दी मेडिस्टिनम, ठीक है। और मेडिस्टिनम में क्या करते हैं कि सारे ही ट्यूबुलर इरेक्टी एक दूसरे के साथ ब्रांच होकर एक इर्रेगुलर क्या करेंगे, एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटेड टेस्टिस। क्या बोलते हैं हम, रिटेड टेस्टिस। आगे बात समझ। अब देखो ये क्या है, ये पूरा रिटेड टेस्टिस है। अब रिटेड टेस्टिस से अराउंड 15 टू 20 एक और वेसल अराइज होती है, एक और वेसल अराइज हो रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैफा इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं हम, वैफा इफ्रेंशिया, ठीक है। आगे बात समझ। हर एक रिटेड टेस्टिस से अराउंड 15 टू 20 वेसल अराइज हो रहे हैं और ये 15 टू 20 वेसल क्या करेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, वैफा इफ्रेंशिया। अब जितने भी वैफा इफ्रेंशिया रिटेड टेस्टिस से अराइज हो रहे हैं, ठीक है, ये मर्ज होकर फॉर्म करते हैं हेड ऑफ एपिडिडाइमस, हेड ऑफ एपिडिडाइमस, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं, हेड ऑफ एपिडिडाइमस, ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस, ठीक है। आगे बात करें तो ये ध्यान में रखो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। स्पर्म बन गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, अब वो क्या करेंगे, ट्यूबुलर रेक्टी से कहां जाएगा, रिटेड टेस्टिस में, ठीक है। रिटेड टेस्टिस से वो वैसा इफ्रेंशिया के थ्रू मूव होकर कहां जाएगा, इनटू द हेड पोर्शन ऑफ एपिडिडाइमस, ठीक है। अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने और फिर ट्यूबुलर रेक्टी से होकर रिटेड टेस्टिस में गए, रिटेड टेस्टिस से वैसा इफ्रेंशिया और फिर वैसा इफ्रेंशिया से स्पर्म अभी कहां पहुंच गए, एपिडिडाइमस के हेड में, ठीक है। आगे बात समझिए। अब लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करते हैं, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जनरली 3 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पहला जर्मिनल सेल, पहला क्या है, जर्मिनल सेल। दूसरा फर्टॉली सेल्स एंड थर्ड लिटेक्स सेल्स, ठीक है। आगे बात कर, अब हम ये तीनों ही टाइप के सेल पढ़ते हैं, देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। पहला है जर्मिनल सेल, ठीक है। जर्मिनल सेल दे आर जनरली क्यूबॉइडल, ठीक है। और जितने भी जर्मिनल सेल प्रेजेंट होती है ये सारे ही प्रिकर्सर हैं, किसके प्रिकर्सर हैं, प्रिकर्सर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। मतलब कि ये जर्म सेल नहीं है जो एक्चुअली में स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक है। आगे बात समझे। अब देखो क्या होता है कि अपने चाइल्ड कंडीशन में टेस्टिस तो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो टेस्टिस तो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है तो उस टाइम पे जिसे हम प्रिकर्सर बोल रहे हैं, ठीक है, किसका प्रिकर्सर, स्पर्मेटोजोआ का, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे हम उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। बट जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया इट अंडरगोज सीरीज ऑफ चेंजेस टू फॉर्म अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्म, ठीक है। आगे बात समझ। जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर उस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे मैच्योर होकर स्पर्मेटिड बनाते हैं और फिर स्पर्मेटिड जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बना रहा है, ठीक है। आगे बात समझ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जर्मिनल सेल जो है ना ये अटैच होते हैं फर्टॉली सेल्स के साथ,
आगे बात समझे। अगला है फर्टाली सेल्स। फर्टाली सेल्स को हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब दो क्या है कि फर्टाली सेल्स दे आर जनरली कॉलमनर इन शेप। ठीक है, और जितने भी जर्मिनल सेल हैं ये सारे ही जर्मिनल सेल फर्टाली सेल से अटैच होते हैं थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ठीक है, और फर्टाली सेल से जो है ये खुद प्रेजेंट है कहां पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं कि अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख रहे हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ना ये जनरली 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। एक जो आउटर लेयर है, जो आउटर कैप्सूल है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया। फिर सेकेंड जो लेयर है उसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो थर्ड लेयर है ये थर्ड लेयर ही हमारे लिए क्या है? फर्टाली सेल्स एज वेल एज जर्मिनल सेल्स। ठीक है, तो फर्टाली सेल्स और जर्मिनल सेल्स ये दोनों ही मिलकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की थर्ड लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और फर्टाली सेल्स और जर्मिनल सेल ये प्रेजेंट कहां होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आगे बात समझे। अब देखो, जैसे जैसे ये जर्मिनल सेल मैच्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे क्या होता है ये जर्मिनल सेल मैच्योर होते जाते हैं, मतलब कि प्यूबर्टी के बाद जब ये स्पर्मेटोगोनिया इट यूज्ड टू अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस and has been transformed into sperm। तो जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन हुआ था ना, कि जो जिस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के बेसिस पे जर्मिनल सेल फर्टाली सेल से अटैच हुए थे, ये क्या हो जाता है? ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ब्रेक डाउन होगा जर्मिनल सेल से जो स्पर्म बने हुए थे वो क्या हो जाएंगे? फर्टाली सेल से डिटैच हो जाएंगे। और जैसे ही फर्टाली सेल से डिटैच होंगे अब उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थ्रू ट्यूबुलर रेक्टी, और फिर ट्यूबुलर रेक्टी से वो कहां जाएंगे? रिटे टेस्टिस पे। ठीक है, आगे बात समझ। अब फर्टाली सेल्स को हम नर्व सेल्स बोल रहे हैं। नर्व सेल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए स्पर्म की डेवलपमेंट में, जो भी प्रोटेक्शन होना है, ठीक है, तो सारा ही न्यूट्रिशन, सारा ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? फर्टाली सेल्स। इसीलिए हम फर्टाली सेल्स को नर्व सेल्स भी बोलते हैं। आगे बात समझे। अब देखो, इसके अलावा फर्टाली सेल्स के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि ये कुछ फैक्टर सीक्रेट करता है। ये क्या करता है? ये कुछ फैक्टर सीक्रेट करता है, कुछ फैक्टर रिलीज करता है जो पूरे ही मिल्क प्रोडक्शन सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इनहिबिन, ठीक है, ये इनहिबिन जो सीक्रेट हो रहा है फर्टाली सेल से, ये क्या करेगा? ये एफएसएच के ओवर सीक्रेशन को कम करता है। ये क्या करता है? एफएसएच के ओवर सीक्रेशन को कम करेगा। और एफएसएच का ओवर सीक्रेशन कब होगा? जब एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होगी किसी भी मेल बॉडी में। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला है एंड्रोजन एबीपी। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है? ये मेनली रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसको रेगुलेट करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा एएमएफ। एएमएफ इसे हम बोलते हैं एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। ठीक है, ये जो एंटी म्यूलेरियन फैक्टर है ये क्या करेगा? ये एम्ब्रियो में सेक्स डिटर्मिनेशन, ये क्या करेगा? सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है।
करेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है कौन, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर हैं जो सीक्रेट हो रहे हैं फ्रॉम फर्टाइल सेल्स, जैसे कि एरोमेटेज, ठीक है। ये जो एरोमेटेज है ये भी एंड्रोजन के सिक्रेशन को, एंड्रोजन का मतलब मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, सेक्स हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है, और ये कभी कभी क्या करता है कि एंड्रोजन को चेंज कर देता है इनटू ईस्ट्रोजन, ठीक है, टू सप्रेस जस्ट ओनली दी अग्रेसिवनेस, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो सीक्रेट हो रहे हैं कहां से, फ्रॉम फर्टाइल सेल, ठीक है, जैसे कि इनहिबिन हो गया, एबीपी हो गया, एएमएफ हो गया, एरोमेटेज हो गया, ठीक है। तो ये सारे मेजर फैक्टर थे फर्टाइल सेल्स के, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है कि हम फर्टाइल सेल्स को ही नर्व सेल बोल रहे हैं, ये ध्यान में रखना, और उसे हम नर्व सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म को, फॉर इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। अगला सेल ल्यूडेक सेल्स, ठीक है। ल्यूडेक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। ये क्या करता है, ये भी रेगुलेट करता है द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये भी क्या करेगा, ये भी टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को प्रमोट करता है, ठीक है, ताकि प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म हो सके, ताकि प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म हो सके, ठीक है। पूरे ही स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस मतलब कि पूरे ही स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस में टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर किसी मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो रही है, टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा है, या टेस्टोस्टेरोन अपने डिफेक्टिव अमाउंट में है, ठीक है, अपनी डिफेक्टिव स्ट्रक्चर, अपनी डिफेक्टिव कंडीशन में है, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है कि वो पर्टिकुलर मेल बॉडी जो है इट कैन लीड टू स्टेरिलिटी, इट कैन लीड टू स्टेरिलिटी, ठीक है। अगर टेस्टोस्टेरोन किसी भी मेल बॉडी में एब्सेंट हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर मेल बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बॉडी में स्पर्म बना ही नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बात सुनिए, तो ये तो मेनली 3 टाइप की सेल थी जो प्रेजेंट कहां है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और जनरली यही 3 सेल हैं जो मिलकर हेल्प करेंगी इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो दोबारा से देखेंगे इन सेल्स के फंक्शन एक्चुअली में क्या है, ठीक है, ये किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस पे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है।